हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग जैसा कि देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया भी था कि एसएससी में जो कंपटीशन है ना, वो इस बार बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 120 में से एक बच्चा ही है। क्योंकि जबकि पिछली बार देखेंगे तो 300 में से एक बच्चा फाइनल में पहुंचा था। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है वो ज़्यादा है और जो पोस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने के लिए लोहे के साथ प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण धातु है। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा टिन, तीसरा क्रोमियम या फिर एल्यूमिनियम। अगर मैं स्टेनलेस स्टील की बात करूं तो लोहे के साथ अगर क्रोमियम को मिला देते हैं तो इसमें एक क्रोमियम ऑक्साइड बन जाता है, जिससे कि उस पर क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ किसको मिला देते हैं, तो लोहे के साथ क्रोमियम का मिक्सचर कर देते हैं। यानी कि जो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किसके साथ हुई। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में पर्याप्त परिवर्तन, भारतीय रुपये की विनियमितता, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रक्रियात्मक और औपचारिकताओं को पूरा करना, कर की दरों में महत्वपूर्ण कमी। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये इकोनॉमिक्स का आपका क्वेश्चन है, जिसमें जो आपको ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में पर्याप्त परिवर्तन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मूल्यह्रास किसके बराबर है। जीएनपी और एनएनपी का मतलब करिए। जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेट प्रॉफिट, इस बात को आप ध्यान, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। जबकि आपका जो नेक्स्ट एनएनपी, तो एनएनपी में आपको सिर्फ एन से नेट जोड़ देना है और बाकी का आपका लास्ट का एकदम सेम हो जाएगा। तीसरा है जीएनपी माइनस निजी आय, और जो लास्ट है निजी आय माइनस व्यक्तिगत कर। तो मूल्यह्रास जो होता है, मुद्रास्फीति, मतलब मुद्रा में जो कमी आती है किसी चीज में, तो वो हम क्या कहलाता है, मूल्यह्रास कहलाता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है जीएनपी माइनस एनएनपी, ये मूल्यह्रास के बराबर है। तो इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। पराध्वनिक आवृत्ति की तरंगे होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जो मानव होता है इसके इंसान कितने से कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000। किससे कितने तक, 20 से लेकर 20,000 तक। पहला इसमें जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 20,000 से अधिक, 10,000 से कम, 1,000 के बराबर और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराध्वनिक, जिन्हें हम लोग सुपरसोनिक भी कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति कौन है। अगर मैं बात करूं, अगर आप ज्योति बसु को देखेंगी तो ये पवन चामलिंग के बाद दूसरी सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहने वाली महिला हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पवन चामलिंग सबसे ज्यादा दिनों तक भारत में मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड पवन चामलिंग के नाम। इस समय अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे आपके, योगी आदित्यनाथ। और अगर राज्यपाल की बात करेंगे आप तो आनंदीबाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा एक हार्मोन है। एड्रेनालाइन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन या फिर ऑक्सिन। ये जो ऑक्सिन होता है ना, मेनली वृद्धि ग्रोथ के लिए, मेनली एक ऐसा पौधे का हार्मोन है जो सिर्फ ग्रोथ के लिए काम करता है, बाकी इसका कोई दूसरा यूज नहीं है। इंसुलिन जो होता है, मैंने आपको कल बताया भी था कि जब किसी का शुगर बढ़ जाता है तो हम लोग इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। तो इनमें कौन सा एक पौधा वाला हार्मोन है, तो जो ऑक्सिन है ये पौधों से प्राप्त किया जाने वाला क्या है, हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने पहली बार भाग लिया। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ हुम ने की थी।
किसने की थी? एओ हुम ने। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई, यानी कि उस समय उसे मुंबई को बम्बई के नाम से जाना जाता था। और जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे वेमश चंद्र बनर्जी। अगर बात करें यहीं पर तो नरम दल और गरम दल में जो विभाजन हो गया था वो 1907 के अधिवेशन में हुआ था। और ये 1907 के बाद इनमें दोनों में 1916 में, कब? 1916 में अंबिका चरण मजमूदार के नेतृत्व, जब 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजमूदार क्या थे? अध्यक्ष थे। तब दोनों का एक साथ एक मंच पे, और यहीं पर मुस्लिम लीग भी पहली बार कांग्रेस के साथ आई थी। इस चीज को ध्यान रखेगा। अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने पहली बार कलकत्ता में जो 1901 में अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। उस समय वो दक्षिण साउथ अफ्रीका से वापस लौट के आए थे। तो किस सन में? 1901 में। और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। पहली बार राष्ट्रगान भी कलकत्ता के टाउन हॉल में गाया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया? 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त, 17 अगस्त या 18 अगस्त। अगर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की बात की जाए तो मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागर की धारा अन्य से अलग है? अगर आप इन ऊपर की तीन को देखेंगे, खाड़ी की धारा, क्रूसियो, उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट, और ये जो लास्ट है आपकी लैब्राडोर, तो ये क्या है? ठंडी धारा है, जबकि वो ठंडी धाराएं नहीं है। तो आप नॉर्मल सीधे सीधे ही समझ जाएंगे कि इनमें से कौन सी धारा भिन्न है? लैब्राडोर भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि वो एक ठंडी धारा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गुटेनबर्ग विच्छिन्नता किसे अलग करती है? ऊपरी मेंटल से क्रस्ट को, ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से, और बाहरी कोर से निचले मेंटल को, या फिर आंतरिक कोर से बाहरी को। तो जो गुटेनबर्ग विच्छिन्नता होती है ये बाहरी कोर से निचले मेंटल को अलग करती है। किससे? बाहरी कोर से निचले मेंटल को। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप कोई काम ईमानदारी से करते हैं ना तब आपको सफलता जरूर मिलती है। तो अपने साथ कभी भी बेईमानी मत करिएगा। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष का बचाव किसके द्वारा किया गया था? विपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, या फिर सीआर दास। सीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी भी बनाई थी 1923 में, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था उसका? स्वराज पार्टी। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्वराज पार्टी किस सन में बनी, या फिर इसके संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी कब बनी? 1923 में। बनाया किसने किसने? चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू। तो अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष का जो बचाव था किसने किया था? सीआर दास ने, यानी कि चित्तरंजन दास ने। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल बत्ती का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है, क्यों? देखिए अगर लाल रंग को आप देखेंगे ना तो ये बिखरती नहीं है। ये जो इसकी रोशनी जो स्ट्रेट जाती है, जब आप लोग लेजर बीम्स देखेंगे तो उनमें किस रंग की रोशनी निकलती है? हमेशा रेड कलर की ही निकलेगी। आप इस चीज को कभी ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है यह आंखों के लिए आरामदायक है। दूसरा, कम से कम रासायनिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है। तीसरा, वायु में कम से कम अवशोषित होती है। या फिर डी, कम से कम विचलित होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी कि कम से कम विचलित होती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे जो सिग्नल्स होते हैं उनमें रेड कलर की लाइट का उपयोग किया जाता है। डोडा बेपी कहाँ स्थित है? अनामलाई में, महेंद्रगिरी में, नीलगिरी में, या फिर सेवरा। ये क्या है? चोटियां हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका डोडा बेपी है ये आपकी नीलगिरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, या फिर मणिपुर। अगर आप बात करेंगे तो जो ला शब्द है इसका अर्थ होता है दर्रा। कहाँ पर? सिक्किम में।
नाथुला हो गया, जोजिला हो गया। तो जो नाथुला दर्रा है, ये नाथुला दर्रा आपका कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये जो आपका काराकोरम हो गया, जोजिला हो गया, पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया, बुर्जिला हो गया, तो ये जो 5 के 5 दर्रे हैं ये कहाँ पर? काराकोरम आपका कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जोजिला भी जम्मू कश्मीर में। यानी कि जो 5 के 5 दर्रे हैं ये आपके कहाँ पड़ते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ते हैं। कौन कौन से? काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिला। यानी कि जम्मू कश्मीर में टोटल 5 दर्रे हैं। देख पा रहा हूँ कि बारालाचा हो गया, रोहतांग हो गया और जो सिपकिला हो गया, ये 3 के 3 दर्रे आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब अगर इसके बाद बात करूं लिपुलेख दर्रा की, तो लिपुलेख कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। लिपुलेख, इसके अलावा 2 दर्रे और हैं, माना और लिपि, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। यानी कि उत्तराखंड में कितने दर्रे हो जाएंगे आपके? 3 दर्रे हो जाएंगे। कौन कौन से? लिपुलेख, माना और नीति। अगर मैं इसकी बात करूं नाथुला, जेलेपला, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ला शब्द का अर्थ कहाँ पर दर्रा होता है? सिक्किम में। तो नाथुला और जो जेलेपला है ये कहाँ पर हो जाएंगे आपके? इस सिक्किम के। और यही क्वेश्चन भी था ये कि नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है। और इसके बाद जो लास्ट वाला आपका दर्रा है तुजू दर्रा, ये कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पर? मणिपुर में। यानी कि मणिपुर में सिर्फ एक ही दर्रा है और सिक्किम में 2। अगर बात करूं बोमडीला और यांगयाप या फिर दीपू दर्रा, तो ये जो तीनों दर्रा है ये आपके कहाँ पड़ते हैं? आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। आंध्र प्रदेश कहाँ था? दक्षिण भारत में। इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान दें। कौन कौन से? बोमडीला, यांगयाप और दीपू दर्रा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से? थार घाट और भोर घाट। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में पड़ते हैं। और अगर इसके बाद बात करूं जो ऊपर के हैं 2, पाल घाट और सेनकोट्टा, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आपके केरल में। कौन कौन से? पाल घाट और सेनकोट्टा, ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के हो जाएंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हिमांशु सर की क्लास भी ले सकते हैं, जिसपे उनने एक उनकी जियोग्राफी की क्लास में आपको जो ढेर सारे डाउट हैं ये आपके सारे के सारे डाउट उसमें एक तरफ से क्लियर हो, क्योंकि वो जो जियोग्राफी पढ़ाते हैं वो पूरी डिटेल से पढ़ाते हैं। तो अगर किसी ने देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन भी आ रहा होगा, तो आप उस पर जाके आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित है? तो जो आपके रवि कुमार दहिया हैं ये किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। और इन्होंने अभी किसमें? कॉमनवेल्थ खेल जो 2022 में हुआ था इसमें गोल्ड मेडल भी जीता हुआ था। इसमें भारत की तरफ से 12 रेसलर गए थे, कुश्ती के खिलाड़ी सिर्फ 12 गए थे और 12 की 12 क्या मेडल लेके आए हैं, जिसमें 6 गोल्ड है कुश्ती में। किस अनुच्छेद के तहत भारत की संसद प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है? तो 323 ए के तहत, किसके तहत? इसमें मिसप्रिंट था 323 ए। तो अनुच्छेद 323 ए के तहत भारत की संसद प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन कर सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन संबंधित है? तो चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची? तो जो शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुसूची है वो हो जाएगी आपकी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन दिया गया है। और ये रहा आपका क्वेश्चन, रवि कुमार दहिया किस खेल से संबंधित है? मैंने आपको बताया कि रवि कुमार दहिया आपके किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में इनने गोल्ड जीता हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम की अगर बात करूं तो इसका एक अलग से वीडियो मेरा आएगा जिसे आप लोग देख सकते हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें कुश्ती के लिए भारत की तरफ से 12 खिलाड़ी गए थे। कितने? 12, जिसमें कि 6 भारत ने गोल्ड जीते और बाकी में मेडल जीते। मतलब 12 के 12 रेसलर गए जिनमें 12 के 12 मेडल लेके आए। अगर मैं पूरी बात करूं तो इसमें भारत ने 22 गोल्ड जीते हैं। किसमें? कॉमनवेल्थ में 22 गोल्ड जीते हैं। पहले नंबर पर अगर बात की जाए कॉमनवेल्थ गेम में कौन है, वो है ऑस्ट्रेलिया। और जो भारत की पोजीशन है वो चौथी। 2022 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कहाँ हुए थे? ये हुए थे बर्मिंघम में। और बर्मिंघम कहाँ पड़ता है आपका? इंग्लैंड में।
जो कौन सा संस्करण पूछा जा सकता है, तो ये 22वां संस्करण था, यानी कि 22वां नंबर का, क्योंकि अगर ये कॉमनवेल्थ जो गेम्स होता है ये 4 साल में एक बार होता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका पेरी द बुल करके एक शुभंकर भी था जिसे एक बच्ची ने डिजाइन किया था, तो इसका शुभंकर क्या हो जाएगा। और अगर बात करूं कॉमनवेल्थ गेम का, तो कॉमनवेल्थ गेम से हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आपको हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा, तो इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूं तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई थी और 4 साल में एक बार होता। तो 1930 में कनाडा में एक जगह पड़ती है हैमिल्टन, क्या नाम है उस जगह का, हैमिल्टन। तो हैमिल्टन कनाडा में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। अगर मैं बात करूं 2026 में कहाँ होगा, तो 2026 में ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। और अगर बात करें जो इससे पिछला वाला था यानी कि 2018 वाला, क्योंकि 4 साल में होता मैंने, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड कोस्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। और इसमें जो पहला मेडल जीता था वो मीराबाई चानू जी ने जीता था। मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से बिलोंग करती है। और उनका खेल क्या है, तो जो मीराबाई चानू का खेल है वो, पीडीएफ बार बार आज चली जा रही है। मीराबाई किस खेल से संबंधित है आपकी, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं मीराबाई चानू के अलावा बात करूं तो इसमें जब उद्घाटन हुआ था तो उद्घाटन कार्यक्रम में 2 लोग ध्वजवाहक भी होते हैं। तो भारत की तरफ से उद्घाटन कार्यक्रम में मनप्रीत सिंह प्लस पीवी सिंधु क्या थी, दोनों लोग उद्घाटन कार्यक्रम में इन लोगों ने वो पकड़ा हो, क्या ध्वजवाहक थे। और अगर समापन कार्यक्रम की बात की जाए तो समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक जो आपके थे वो कौन थे, निकहत जरीन प्लस शरद कमल थे। कौन कौन, शरद कमल प्लस निकहत जरीन। अब निकहत जरीन किस खेल से, तो निकहत जरीन आपकी बॉक्सिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, बॉक्सिंग। और जो शरद कमल है टेबल टेनिस से। और इस बार अगर सबसे ज्यादा किसी ने मेडल जीते हैं तो शरद कमल ने, यानी कि 3 गोल्ड इनने जीते। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला कोई प्लेयर है तो वो है आपके शरद कमल जी। कितने गोल्ड, 3 गोल्ड। और अगर उसमें बात करूं मैं मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है। जबकि पीवी सिंधु का जो खेल है वो है बैडमिंटन। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। संगम टेक्स्ट तोलक पीएम किस से संबंधित है, खगोल से संबंधित है, विज्ञान, व्याकरण या फिर चिकित्सा। जो संगम टेक्स्ट तोलक का पीएम है ये आपके व्याकरण से संबंधित है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा वो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में एक जगह पड़ती है माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और उसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि रेगिस्तान में चलने वाले हवाओं को क्या कहते हैं, तो लूनी के नाम से जाना जाता है। और आज पता नहीं क्या टेक्निकल एरर आ रहा है जिसके कारण आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कॉमनवेल्थ गेम्स का पूरा वीडियो चाहिए, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम से एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में हर हाल में आना ही है, तो उसका मैं लिंक आपको आई बटन में आ रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।